सकते हैं कि जितने भी जो बैंक महिला कर्मचारी हैं वो अपनी बैंकों के बाहर जो इनकस बैंक है जो उनको बैंकों के बाहर लेकर के चोरी दिखा रहे हैं। और जितने भी महिला हैं यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो और यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं क्योंकि बैंक का निजीकरण कर दिया जा रहा है। इसको लेकर के यहाँ पे महिला के देख सकते हैं जो चूड़ी दिखा रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूड़ी पहन ले, इसको लेकर के महिला कर्मचारी हैं जो देख सकते हैं कि जो यहाँ पे बैंकों को हड़ताल कर रहे हैं लोग। ये देख सकते हैं जो बैनर लगाए हुए हैं इसको देख कर। और यहाँ पे हम देखिए बात करते कुछ महिलाओं, आप लोग चूड़ी बंद करो। बैंकों का निजीकरण करने का फैसला मोदी जी का एकदम गलत है। हम लोगों को बेरोजगार के रास्ते पे लाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि यूपीयू की तरफ से हम लोग आज स्ट्राइक में खड़े हुए हैं। हम लोगों का ये मांग है कि निजीकरण को बंद किया जाए, बैंकों को प्राइवेटाइजेशन करने से बंद हो ताकि हम लोगों का रोजगार बना रहे। और यहाँ पे महिला है, आप लोग यहाँ पे बैंकों का हड़ताल को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार मानेगी आपकी बात? सरकार को मानना चाहिए। एक बार तो निजीकरण सारा था ही बैंक, उसके बाद राष्ट्रीयकरण हुआ। आज राष्ट्रीयकरण होने का मतलब है देश के हित में, वेलफेयर स्कीम में, सब में बैंक का योगदान है। बैंक के सारे लोग इतना मेहनत कर रहे हैं देश के उन्नति के लिए, तो इसका प्राइवेटाइजेशन तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन, बीच में कोरोना, सबका असर बैंकों पे पड़ा। बैंकों पे क्या, देश के वित्तीय व्यवस्था पे पड़ा, पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में पड़ा। लेकिन निजीकरण तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये हमें नहीं लगता है सही है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे और हम बात करें, क्या मोदी सरकार पूरा निजीकरण कर रही है, रेल से लेकर के सेल तक हर चीज बेच रही है, इस तरह से कैसे देश चलेगी? देश को बर्बाद करने में लगी हुई है सर। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, रोजगार जो है बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारों की संख्या की फौज बन रही है। एक कहा था कि हम देश नहीं बिकने देंगे और ठीक उल्टा करते जा रही है। भेल गेल सेल, एयर इंडिया, कोल इंडिया, रेलवे, सड़क मार्ग, एयरपोर्ट सारे के सारे अपने छोटे भाई अदानी अंबानी के हाथों में सौंपना चाह रही है और पुनः भारत की आजादी जो है छीनते जा रही है। लग रहा है कि ऐसा करने से सरकार आप निश्चित होगा, निश्चित होगा। अगर आप लोग सच्चाई से, अगर आप लोग सच्चाई से, अगर आप लोग फोटो भी लीजिए। अगर आप लोग रवीश कुमार के जैसे सच्ची पत्रकारिता करेंगे, भय मुक्त पत्रकारिता करेंगे और मीडिया बंधुओं से मेरा सलाह है रवीश कुमार जी से अनुसरण लेंगे और भारत की पत्रकारिता को आप अक्षुण्ण रखेंगे और मीडिया में फैलाइए। किसान 11 महीना के बाद अपने घर लौटा, मोदी है तो मुमकिन है, देखा आपने घुटने के बल पर। और उन्होंने संबोधन में कहा गुरु नानक जयंती के रोज मैं देशवासियों को समझा नहीं सका, मैं किसानियों को समझा नहीं सका, मैं असक्षम हूँ, मैं असमर्थ हूँ। और उन्होंने अपनी लड़ाई को 11 महीना लड़ा और झुकना पड़ा सरकार को। भारत सरकार के जितने भी लाभप्रद संस्थाएं हैं, ONGC हो, भेल हो, गेल हो, सेल हो, सारे के सारे ही अंबानी अदानी कोठारी के साथ बेच रहे हैं, वही खरीद रहे हैं जो बैंक का हजारों करोड़ रुपया NPA किए हुआ बैठे हुआ है और उसको अपने शासन काल में हवाई जहाज से विदेश भेजता है। वो नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, विजय माल्या हो, सारे के सारे, और वही लोग खरीद रहे हैं। क्या विडंबना है देश की। एक तरफ आप लाभप्रद संस्था को बेच रहे हैं और सबसे बड़ी बात आपके जानकारी के लिए बता दें, जो लॉस मेकिंग है उसको कौन खरीद रहा है? जैसे IDBI लॉस था, उसको कौन खरीदा? भारतीय जीवन बीमा निगम। आपको यस बैंक बर्बाद हो रहा था, 3 आदमियों के हाथ में था उसका स्वामित्व, और जब बर्बाद हुआ तो उसको सहारा कौन दिया? भारतीय स्टेट बैंक ने। अभी बिजली का जो कर रहा है निजीकरण, उसको किसने सपोर्ट किया है? अदानी ले रहा है और 1200 करोड़ उसको स्टेट बैंक फाइनेंस कर रही है। आप जितने भी गांव घर सड़क पुलिया देख लीजिए, मेट्रो देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, इंडियन एयरलाइंस देख लीजिए, उसमें सारे जगह नेशनलाइज बैंक की योगदान है। तभी आज देश की अर्थव्यवस्था और देश विकसित हुआ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अगर इस तरह से 4 लोगों के बीच में जाएगा, आप इंटरेस्ट रेट देखिए, आजकल जो 14% था घटते घटते 5% पर आ गया। पूरे हिंदुस्तान में बचत खाता पर समान स्वरूप एक समान रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था, आज बैंकों को दे दिया कि आप अपना तय कीजिए।
माने तुम लड़ते लड़ते आपस में मर जाओ और बैंक बर्बाद हो जाए, फिर इसको अदानी अंबानी के हाथ में ये सौंपना चाहती है। निश्चित रूप से ये देश का सबसे बड़ा विक्रेता आया है, जो कहा था बनारस में, हम रेलवे नहीं बिकने देंगे, हम देश नहीं बिकने देंगे, 60 दिन दीजिए आप, विदेशों से हम सारा काला धन वापस लाया। काला धन क्या वापस लाया? इन्होंने भारत का जितना था धन, अवैध धन, उसको विदेश में भेजने में ही अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। आज आप देख लीजिए, राज्यसभा का मेंबर बना है जी का मालिक सुभाष चंद्रा, वो राज्यसभा का मेंबर है। तो देश जो है विकट परिस्थितियों से घिरा हुआ है, देश बर्बाद हो रहा है, गुलामी की जंजीरों में पुनः जकड़ते जा रही है। ये देश विक्रेता है, इसको बचाइए, आपसे ही मेरा निवेदन है। उत्पल। लेकिन मोदी जी कहते थे कि हम गरीबी हटा देंगे, लेकिन ये तो गरीबी को ही हटा रहे हैं। सर, गरीबी आपको याद होगा, जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे अहमदाबाद में, तो एक मोहल्ला था गरीबों का, तो उसको वहाँ क्या किया सर? वहाँ क्या किया? वो 16 फीट दीवार खड़ा कर दिया, जो गरीबी उसको दिखाई ही ना पड़े और लगे कि भारत में सब बढ़िया सुखी संपन्न। आपने देखा नहीं? आज आप जब 65 रुपये डीजल पेट्रोल बिकता था, तो आप चूड़ी लेके मनमोहन सिंह को आप कहते थे, जब जी बैलगाड़ी से सांसद में गए थे, और स्मृति ईरानी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोदी जी, रविशंकर जी, हमारे प्रिय सांसद है, पटना की चूड़ी लेके और गैस सिलेंडर लाद के आज गए थे। आज आपका गैस सिलेंडर कहाँ गया? उज्ज्वला योजना कहाँ गया? आप गैस सिलेंडर एक डाल दिए और उससे आप 1020 रुपया में सिलेंडर ले रहे हैं। ये धोखा है, धोखा है, धोखा है। और बांग्लादेश से भी नीचे है हमारा देश। यही आपसे पेट्रोल डीजल लेता है तो 70 रुपये मिलता है नेपाल में, और आपके यहाँ 110। अभी आपने देखा 5 रुपया 8 रुपया अभी पेट्रोल डीजल पर घटा। क्यों घटा? क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, उसको चुनाव में डर है कि हम हार जाएंगे। जिस तरह से बंगाल में ममता दीदी ओ दीदी करके उपहास उड़ाए एक महिला का उन्होंने दिखाया, उसी तरह से 5 राज्यों में भी इसको भय सता रही है कि हम हार रहे हैं। इसीलिए अभी तेल का दाम स्थिर रखा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट उर्केट कुछ नहीं। अभी तो 65 रुपये तेल होना चाहिए था। आप जीएसटी उस पर क्यों नहीं लाते हैं? जीएसटी से हटा दीजिए। एक्साइज ड्यूटी जो आप आधा से ज्यादा रखे हैं वो हटा दीजिए। एक आदमी को, एक नागरिक को 38 जगह टैक्स लगता है। मैं बताता हूँ आपको, घड़ी खरीदते हैं वहाँ, मोबाइल खरीदते हैं वहाँ, गाड़ी खरीदते हैं वहाँ 28%, टायर खरीदते हैं वहाँ, हर आदमी को भोजन खाते हैं होटल में, वहाँ रहने में, खाने में, सब जगह। तो ये किस तरह का टैक्स है? 1 राष्ट्र 1 टैक्स। आप जीत के जाते हो तो आपको आजीवन मेडिकल सुविधा है, इंडियन एयरलाइंस का सुविधा है, आपको हेल्थ का सुविधा है। और जो रोजगार किसी तरह ले लेता है, वो 33 साल सर्विस करता है, उसको पेंशन नहीं। ये देश है। 4 जगह सांसद सब ले रहा है, विधायक का भी पेंशन, प्रोफेसर का भी पेंशन, एमपी का पेंशन। आपने पढ़ा नहीं 10 रोज पहले जो 4 मंत्री जो है ले रहे थे? मुर्दाबाद मुर्दाबाद झाड़ू पोछा करने वाला, कट्टरपंथियों ऑफिस में झाड़ू पोछा मारने वाला आज मेरा देश का प्रधानमंत्री बना हुआ। इसको न अर्थ का ज्ञान है और न ही समाज का ज्ञान है। ये किसी रूप में मेरे देश का प्रधानमंत्री के लायक किसी भी योग्यता में सक्षम नहीं है। इसको हटाइए। ये कट्टरपंथियों के ऑफिस में झाड़ू पोछा मारने वाला आज मेरे देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, जिसको न अर्थ का ज्ञान है और न ही सामाजिक का। आज बताइए, भारत का एक पर कैपिटा इनकम क्या है? एक व्यक्ति का इनकम क्या है? बताओ मोदी, बताइए सीतारमन जी, बताइए कि अपने देश का एक व्यक्ति का इनकम क्या है, क्या होना चाहिए, और प्राइवेटाइजेशन का मकसद क्या है? केसीसी कौन देगा? एचडीएफसी देगा? कौन देगा? आईसीआईसी देगा? कौन देगा? यस बैंक देगा? इंडियन बैंक देगा? नेशनलाइज बैंक देगा? अरे मुर्दों की सरकार, जगो। मेरे देश को एक एक व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना है। आप क्या कर रहे हो? कटिंग कर रहे हो। जिसकी गर्दन 6 इंच का है उसको 9 इंच बना दो, और जो नहीं है उसको गाड़ दो। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? कुछ पढ़ो। है आईएएस पदाधिकारियों, अपने प्रधानमंत्री को बताओ कि अर्थशास्त्र क्या होता है, उनको बताइए। नहीं तो हमारा देश
नेपाल से भी पीछे चला जाएगा, बांग्लादेश से भी पीछे चला जाएगा। धर्म की राजनीति कर रहे हो, अब्दुल कलाम के बारे में बोलते हो। आज वो यहाँ नहीं होता तो न्यूक्लियर बम पाकिस्तान में बनता। ये सब की राजनीति हटाओ, विकास की बात करो, अस्पताल ठीक करो, शिक्षा ठीक करो। है कहाँ है शिक्षा, कहाँ है अस्पताल, बताओ। बात करते हो, का ज्ञान बनो, आर्थिक का सलाहकार बनो। बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण को लेकर के आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा? सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी तो? देखिए, जैसा कि हमारे साथी लोग बताए, पूरी तरह से सहमत हैं हम लोग कि बैंक को जिस तरह से बेचने का प्रयास किया जा रहा है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको तोड़ देना चाहती है। पूरी तरह से भारत के भारतवासियों को पूरी तरह से उसका पॉकेट जो है लूट लेना चाह रही है। जिस तरह से आप देखिएगा कि बैंक को राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था, उसका मूल उद्देश्य था कि हर जनता को, हर भारत के नागरिकों को लाभ पहुंचाना। आज के डेट में देखिएगा तो कटते जा रहा है, प्राइवेटाइज करते जा रहा है, और ये जो प्राइवेटाइज कर रहा है ये उनके दोस्त को कर रहा है। जो मोदी सरकार है वो देश के लिए नहीं काम कर रहे हैं, बल्कि वो दोस्त के लिए काम कर रहे हैं। और ये दोस्तों को बड़ा बनाने के चक्कर में, जैसा कि आप देखिएगा अडानी का पिछले 2-3 वर्षों में कितना पैसा उनका गेन किया, कितना उनका पूंजी गेन किया, और हमारे देश का अर्थव्यवस्था कहाँ जा रहा है। तो ये चंद 1-2 पूंजीपति की जो सरकार है कि पूरा धीरे धीरे करके देश को बेच देगी, और जनता जो है आस लगाए बैठी है कि हमको अब नौकरी मिलेगा, हमारा पैसा सुरक्षित होगा। आपको याद होगा, जैसा कि हमारे साथी लोग बताए, यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, ये सब जो मर्ज, ये प्राइवेटाइज, ये हुआ, विलय हुआ, तो जनता जो रोड पर रो रहे थे कि हमारा पैसा कहाँ गया। आपका पैसा जो बैंक में रखते हैं कि फिक्स है, ये सारा पैसा लेकर के रफू चक्कर हो जाएगा, उसके बाद देने वाला कोई नहीं होगा। हर लोग, हर घर के नागरिक, सब लोग पैसा बचा बचा करके बैंक में रखते हैं, और ये पूरा बैंक को बेच देना चाहती है। तो ये सब चीज जो है होने नहीं देंगे हम लोग। और ये पूरा देश जो है जाग चुका है, पूरा देश के मजदूर एक हो गया है, पूरा देश के ग्राहक मौजूद हैं। ये तमाम जितने भी साजिश चल रही है, इसका लगातार हम लोगों का 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल है। इसके बाद हम लोगों ने इसका भी संकेत दे दिया है कि अगर हमारी बातों को पार्लियामेंट में, इसको बिल अमेंडमेंट, बैंक अमेंडमेंट बिल को अगर वापस नहीं कीजिएगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। और ये सिर्फ भारत देश नहीं देखेगा, बल्कि ये पूरा विश्व के यूनाइटेड फोरम, वर्ल्ड ट्रेड यूनियन इसको देखेगी, और मोदी सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से देश को आप बेच रहे हैं, और इसको निकाल के बाहर किया जाएगा भारत देश से। ये चुगली कर करके दूसरे देशों से ये भारत देश को खोखला कर रहा है, सारे चारों तरफ से ये बर्बाद होता जा रहा है। इसीलिए हम लोग सारे बैंककर्मी, पढ़े लिखे आदमी, सब लोग आज लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कल भी हड़ताल होगा पूरे देश में, और ये लड़ाई हम लोगों का निरंतर चलेगा जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाएगा। महासचिव, इलाहाबाद बैंक। मिथिलेश कुमार, जोनल सेक्रेटरी, पटना। तो ये थे मिथिलेश कुमार, जोनल सेक्रेटरी पटना के। देख सकते हैं कि जो यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि जो बैंक को हड़ताल को लेकर के अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र सरकार की कान में अभी तक तेल तक नहीं गई है। जिस तरह से यहाँ पे लोगों को देख रहे हैं कि जो बैंक हड़ताल कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, रेलवे हो, रेल हो, सेल हो, जितना भी कर रहे हैं, इसको लेकर के विरोध कर रहे हैं लोगों के। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की नींद नहीं खुल पाई है, क्योंकि केंद्र सरकार अंबानी अडानी के हाथों में बैंक बेचना चाहते हैं। इसको लेकर के यहाँ पे जो बैंक कर्मी है पूरे भारत में बैंक हड़ताल है अभी। हाँ, पूरे भारत का। 2014 में किसी महापुरुष ने कहा था अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन सही में आ गए। किसान रोड पे है, महंगाई अपने चरम सीमा पे है। हम बहुत से मायनों में पड़ोसी मुल्कों, इनफैक्ट सार्क कंट्रियों से भी पिछड़ रहे हैं। कुछ लोग धनी हो रहे हैं, चलो ये तो नेचर है इकोनॉमी का, इट कैन बी। बट जिस तरह से उन्होंने देश को खोखला कर दिया है, आज हर एक पढ़ा लिखा तबका परेशान है। अगर ये डेमोक्रेसी है तो जनता को इतनी ताकत लानी चाहिए कि उखाड़ के फेंके इस सरकार को। ये प्रतीकात्मक जो लड़ाई हमने लड़ी है, ये हम खुशी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमने पढ़ लिख के क्वालिफाई करके नौकरी ली है। हमें चिंता है 100 रुपये जीरो बैलेंस खाते की, हमें चिंता है एक रिक्शे वाले के खाते की, हमें चिंता है किसानों की, हमें चिंता है सभी की। तो हमारी अपील है पूरे जनता से कि
अपनी प्रजातंत्र की शक्ति दिखाए और लिंकन महोदय ने जो कहा था उसको पूरा करे और उखाड़ फेंके इस निकम्मी सरकार को। इनकलाब जिंदाबाद। इस तरह से देख सकते हैं कि जो बैंक कर्मी हैं जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनको सरकार को उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है, क्योंकि इतना न महंगाई चरम सीमा पर आ गया है कि जब 65 रुपये पेट्रोल हुआ था तो यहाँ पे जो लाल कृष्ण अडवाणी जितने भी बीजेपी के नेता थे वो हमेशा कोई गैस सिलेंडर कान्हा पर लेके जा रहे थे। लेकिन आपको हम बता दें कि यहाँ पे 109 रुपये पेट्रोल हो गया, 100 रुपये से पार हो चुकी है पेट्रोल डीजल। लेकिन इसको लेकर के अभी यहाँ पे किसी ने बात नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो जितने भी बैंक कर्मी जो हड़ताल पर हैं वो अपनी नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर पूरी कर रहे हैं और 2 दिन को हड़ताल पर गए हैं। लेकिन कह रहे हैं कि हम लोग जब तक हम लोग का बिल जो वापस नहीं होगा हम लोग हड़ताल पर रहेंगे और इसी तरह से हड़ताल करते रहेंगे, चाहे जितना भी हम लोग का समय लगे। और कहीं ना कहीं निजीकरण के साथ साथ यहाँ आरक्षण को भी खत्म करने की साजिश है सरकार की। और ये जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी नौकरी को भी खत्म करने की साजिश है निजीकरण के आड़ में। बात और बोलना चाहेंगे निजीकरण के बारे में और बोलना चाहेंगे जनता को कि जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, चाहे HDFC बैंक हो या एक्सिस बैंक हो, ICICI बैंक हो, किसी की वैकेंसी बहुत वहाँ पे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जैसे होती है उसी तरह ठेका बहाली पे भी वहाँ नौकरियाँ चलती हैं। वहाँ पे आरक्षण पे नौकरियाँ नहीं होती है, वहाँ पे कोटे में नौकरी नहीं होती है। जो विकलांग कोटे के होते हैं उनका वो सरकारी विभाग ऐसा होता है जहाँ पे नौकरियाँ मिलती हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में ये चीज़ नहीं चलता है, तो ये जन विरोधी है। आप सिर्फ उन क्लास को देख रहे हैं जिनके पास सिफारिश होगी, जैसे पुराने सिनेमा में दिखाया जाता था कि जिनके पास सिफारिश का कागज़ होता था उन्हीं को नौकरी मिलती थी। तो ग्रामीण तबके के लोग जो पढ़ते हैं, जिनका कोई सिफारिश करने वाला नहीं होता है, वो अपनी मेहनत से सरकारी नौकरी कम्पीट करते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं। जब सरकारी संस्थान खत्म हो जाएंगे तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि क्यों पढ़ेगा आदमी जब पढ़ने के बाद उसको नौकरी ही नहीं मिलेगी। सब लोग बिजनेस में नहीं आ सकता है, सबके पास पैसा और पूंजी नहीं होता है, सबके पास सिफारिशें नहीं होती हैं। तो उनका क्या होगा जो मेहनत करके गरीब परिवार से हैं और वो तैयारी करके आए। दूसरी बात और है कि कितने ऐसे लोग हैं, हम लोग तो सरकारी बैंक में, हमारे पास तो वो ग्राहक आते हैं जिनके पास चप्पल नहीं होता है पाँव में और उनको लिखने नहीं आता है, टिप्पा लगाते हैं। तो क्या कम्पीट कर पाएंगे वो प्राइवेट बैंक में जहां 10,000 और 5,000 मिनिमम बैलेंस होता है? तो वहाँ किस तरफ आप सरकार को हम यही कहना चाहते हैं, किस तरफ आप देश को ले जाना चाहते हैं? आप सिर्फ मिडिल क्लास और हायर क्लास को देख रहे हैं, लेकिन उन गरीब तबकों को नहीं देख रहे हैं जो 5 किलोमीटर दूर से गांव से आते हैं और उनको पैसा निकालना और जमा करना होता है। तो कितने ऐसे जनधन खाते हैं या कितने अकाउंट्स हैं जो ICICI बैंक और HDFC या प्राइवेट बैंक्स में हैं? तो कहीं कम्पीट नहीं होता है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। जनता को भी हम गुजारिश करेंगे कि हर मुद्दे पे, चाहे रेलवे हो या बैंक हो या BSNL हो, हर जगह आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि प्राइवेट कोई ये नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करें तो क्या हर लोग इलाज करा पाएगा? रूबन हॉस्पिटल में और बड़े बड़े प्राइवेट पारस होटल में होता है। PMCH आप बंद कर दीजिए, कहिए कि वहाँ तो इलाज नहीं होता है, वहाँ तो डॉक्टर्स की कमी होती है। तो गरीब तबका कहाँ जाएगा? सबके पास तो 2 लाख 5 लाख रुपया नहीं है। सेम वही सिचुएशंस बैंक्स में भी है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और ये संघर्ष और भी ज़्यादा आगे बैंक में हम क्लर्क के पोस्ट पर हैं, पटना में पोस्टेड है। इन्होंने देखिए हर बात का जिक्र किया, हेल्थ का, शिक्षा का, और इन्होंने बैंक को भी लेकर के बात की है। और यहाँ पे जो महिला कर्मचारी हैं हम उनसे भी बात करेंगे। जो महिला कर्मचारी यहाँ पे, मैडम आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं प्राइवेटीकरण को लेकर के, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग सरकार के इस प्राइवेटाइजेशन के विरोध में हैं, क्योंकि ये जिस तरह का इन लोगों का पॉलिसी है इससे हम लोगों के गरीब जनता पे भी असर पड़ेगा। क्योंकि प्राइवेट बैंक जितना भी ये होता है, बैंक करप्सी में जाता है या प्राइवेट बैंक जो डूबता है उसको सरकारी बैंक बचाने आती है। और आज सरकारी बैंक को जो आप प्राइवेट करने जा रहे हैं, इसके पीछे का उनका जो साजिश है, इसके पीछे का जो उनका प्लान है कि बड़े लोगों के लिए सपोर्ट में रहें और छोटे लोगों को नज़रअंदाज करें, इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हैं। और हम लोग ये हमेशा जारी रखेंगे जब तक कि सरकार इस नीति को वापस नहीं लेती है। यहाँ पे और महिलाओं हम बात करेंगे। मैडम बैंक आप ही बता दीजिए। लेकिन यहाँ पे और बैंक कर्मी जो हैं, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीधे हड़ताल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम लोग हर विभाग को लेकर के चिंतित हैं। यहाँ पे जो बड़े बड़े आदमी होते हैं जो कभी नहीं अपने 2 लाख 5 लाख रुपये से बड़ा हॉस्पिटल में
इलाज करवा पाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बैंक कर्मी जो हैं हड़ताल पर हैं। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।